प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे डिस्कशन का विषय है राजनीति शास्त्र एक कला है या विज्ञान है। राजनीति शास्त्र विषय को लेकर बहुत सारे राजनीतिक विद्वान मानते हैं कि एक कला है और कुछ विद्वान मानते हैं कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है कि राजनीति विज्ञान कला है या विज्ञान है। कला है तो क्यों है, इसके पीछे क्या तर्क है। विज्ञान है तो क्यों है, इसके पीछे क्या तर्क है। विज्ञान क्यों नहीं है तो इसके पीछे क्या तर्क है। सबसे पहले हम जानेंगे कि राजनीति शास्त्र एक कला है। राजनीति शास्त्र कला है या विज्ञान है। कला के पक्ष में तर्क देखेंगे और कला के पक्ष में तर्क का अध्ययन करने से पहले हम ये जानेंगे कि कला क्या है। कला वास्तव में देखा जाए तो मानव कल्याण में जिस ज्ञान का शास्त्र का प्रयोग किया जाए वो कला कहलाता है। कला में मनुष्य का हित, मनुष्य का कल्याण छिपा होता है। अलग अलग प्रकार की कला है। चित्रकला, चित्र बनाने की कला है जो सुकून देती है। संगीत एक कला है। दुनिया में अनेक प्रकार की कलाएं हैं जो कहीं न कहीं मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में परफेक्ट बनाती है, किसी भी क्षेत्र में कल्याण के लिए, विकास के लिए। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान नहीं बल्कि कला है और इनमें कुछ प्राचीन राजनीतिक विचारक भी हैं और आधुनिक राजनीतिक विचारक। जैसे कौटिल्य कहता है कि राजनीति शास्त्र जो है एक कला है। बलटसली भी कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र एक कला की तरह। मैकियावेली, आर.जी. गैटेल, ये सभी राजनीतिक विद्वान प्राचीन और आधुनिक मानते हैं कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान नहीं है, यह एक कला है। इसमें कला के ही गुण हैं, विज्ञान के गुण नहीं है, क्योंकि कला और विज्ञान में डिफरेंस होता है। राजनीति शास्त्र का अध्ययन सामान्य अध्ययन है। राजनीति शास्त्र में विज्ञान के चरित्र उपलब्ध नहीं है। राजनीति शास्त्र मानव अध्ययन पर आधारित है। राजनीति शास्त्र में अध्ययन मानव स्वभाव पर ही किया जाता है। कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, फिजिक्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह, बायोलॉजी की तरह। राजनीति शास्त्र की लेबोरेटरी ह्यूमन बीइंग है और मनुष्य का स्वभाव हमेशा बदलता रहता है। तो इसको विज्ञान नहीं बल्कि मनुष्य हित में, मनुष्य कल्याण में, मनुष्य की हर प्रकार की समस्याओं के समाधान में इस शास्त्र का उपयोग हमें दिखाई देता है, इसलिए इसे कला कहते हैं। कला के पक्ष में जितने भी राजनीतिक चिंतक हैं वो मानते हैं कि यह मानवीय समस्याओं का समाधान करता है। मनुष्य के सामने अनेक चुनौतियां हैं। आर्थिक चुनौतियां, सामाजिक चुनौतियां, राजनीतिक चुनौतियां, सांस्कृतिक चुनौतियां, शिक्षा संबंधी चुनौतियां, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, रक्षा सुरक्षा संबंधी चुनौतियां। मनुष्य के जीवन के प्रारंभ से लेकर के उसके अंतिम समय तक उसके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की उसके जीवन में चुनौतियां आती हैं और उन समस्याओं का समाधान केवल राजनीति विज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए राजनीति विज्ञान एक कला है। राजनीति विज्ञान चाहे वो रोजगार की समस्या हो, ट्रांसपोर्ट की समस्या हो, हेल्थ की समस्या हो या और किसी प्रकार की व्यक्तिगत या सार्वजनिक समस्या, उसका समाधान राजनीति विज्ञान में दिखाई देता है। इसलिए राजनीति विज्ञान को एक उत्तम कला कहा गया है। राजनीति विज्ञान उत्तम जीवन जीने की कला है। जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन एक उत्तम प्रकार का जीवन जीने की कला है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एक ऐसी चाबी है जो सभी दरवाजों को खोल सकती है। मनुष्य जीवन को सभ्य बनाना है, उत्तम बनाना है, उच्च जीवन स्तर
बनाना है तो वो राजनीति विज्ञान उसमें निर्धारित है। राजनीति में स्वस्थ प्रकृति के, धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति के, विकासवादी प्रवृत्ति के अगर व्यक्ति हैं तो देश के सभी व्यक्तियों का जीवन उत्तम हो सकता है। राजनीति में स्वार्थी, झगड़ालू, ईर्ष्यालु व्यक्ति है तो वो किसी प्रकार से नागरिकों के उत्तम जीवन के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर सकते। तो नागरिकों का अगर उत्तम जीवन जीने की कला सीखनी है तो राजनीति विज्ञान से ही सीख सकते हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान में ही देश के सभी नागरिकों के लिए हर प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जाता है, हर प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया जाता है। और ये सारी नीतियाँ, योजनाएं जो है मानव कल्याण में बनाई जाती है, मनुष्य के हित में बनाई जाती है, मनुष्य के जीवन को सुगम, सरल, उन्नत, स्वस्थ बनाने के लिए की जाती है। इसलिए उत्तम जीवन जीने में राजनीति विज्ञान का योगदान है, इसलिए एक कला है। मानवतावादी दृष्टिकोण भी हमें दिखाई देता है। जितने भी समाजशास्त्र है, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, लोक प्रशासन हो, अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, भूगोल हो, ये सभी जो है मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। सब में मनुष्य के हित की, मनुष्य के कल्याण की, मनुष्य के स्वभाव की बात कही। प्राकृतिक विज्ञानों में हम मनुष्य के स्वभाव नहीं, पदार्थ के स्वभाव की बात करते हैं, लेकिन समाज विज्ञानों में जितनी भी सोशल साइंसेज है उनमें मानव स्वभाव का अध्ययन किया जाता है। मानव स्वभाव के जो सकारात्मक पक्ष है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हाईलाइट किया जाए प्रकाश में, उस पर ज़्यादा अध्ययन कैसे किया जाए, दुनिया के सभी लोगों में मानवतावादी दृष्टिकोण कैसे स्थापित किया जाए, इसलिए पॉलिटिकल साइंस को एक कला कहा जाता है, आर्ट कहा जाता है। राजनीति विज्ञान को विश्व बंधुत्व की भावना से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जो पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम मानता है कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। उसमें मनुष्य का अपना धर्म, अपनी जाति, अपनी भाषा, अपना क्षेत्र, अपना गोत्र, अपनी राष्ट्रीयता, वो सब जो है एक सीमित दायरे तक है। मनुष्य होने के नाते उसका आभामंडल अंतर्राष्ट्रीय है, उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय है, और एक मनुष्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। राष्ट्र की सीमाओं में बंधना भी संकीर्णता है। राष्ट्र की सीमाओं से पार जाकर के मनुष्य के सामने जो भी चुनौती हैं उसको दूर करने के लिए मनुष्य के हित में, मनुष्य के कल्याण में प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। यानी राजनीति विज्ञान हमें किसी एक गांव, किसी एक कस्बे, किसी एक जिले, किसी एक प्रांत, किसी एक राष्ट्र में बंधुत्व, सहयोग और त्याग की भावना नहीं सिखाता, बल्कि पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रूप में स्थापित करने के लिए, एक वैश्विक गांव के रूप में स्थापित करने के लिए ऐसी नीतियां, ऐसी कार्य योजनाएं, ऐसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट स्थापित करने का प्रयास करता है जिससे विश्व के सभी नागरिक अपने आप को किसी एक देश का नागरिक न मान करके पूरे विश्व का नागरिक माने और पूरे विश्व के नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करें। जैसे यूएनओ वर्तमान समय में एक प्रकार से विश्व बंधुत्व की भावना से ही कार्य कर रहे हैं, और यही कारण है कि 1945 से लेकर के 2024 तक अगर हम देखें तो थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ है। और थर्ड वर्ल्ड वार न होना एक प्रकार से मानवतावादी विचार है, एक प्रकार से विश्व बंधुत्व की भावना को और ज़्यादा मजबूत करना है। अगर यूएनओ नहीं होता तो शायद थर्ड वर्ल्ड वार हो जाता और दुनिया में कितना जन धन का नुकसान होता, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार भी हुआ। तो 1945 में विश्व के प्रमुख सकारात्मक राजनीतिक चिंतकों ने इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की कि तीसरा वर्ल्ड वार न हो, और अब तक 79 ईयर्स के करीब हो गए हैं।
दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ। हालांकि छोटे मोटे हिंसक सैन्य संघर्ष हुए हैं, लेकिन फिर भी राजनीति शास्त्र की एक भूमिका जो मानव कल्याण की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंधुत्व की, सहयोग की जो भावना है, उसको बनाए रखने में राजनीति विज्ञान का बड़ा योगदान रहा है। इसलिए राजनीति विज्ञान हम एक कला मानते हैं। राजनीति विज्ञान को लेकर कुछ विद्वान मानते हैं कि ये एक जो है विज्ञान है, और विज्ञान होने के पक्ष में तर्क देते हैं। तो सबसे पहले हमें विज्ञान का पता होना चाहिए। विज्ञान क्या है? विज्ञान यानी विशेष ज्ञान है। विशेष ज्ञान क्या है? ज्ञान की वो शाखा है जिसमें ज्ञान का अध्ययन किया जाए, ज्ञान का निरीक्षण परीक्षण किया जाए, ज्ञान के बारे में प्रयोग किया जाए, ज्ञान के बारे में कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाए, ज्ञान के बारे में सामान्यीकरण किया जाए, ज्ञान के बारे में निष्कर्ष निकाले जाए, ज्ञान के बारे में प्रयोग किए जाए, ज्ञान के बारे में भविष्यवाणी की जाए, जैसे फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, मैथ के अंदर। इन सब में जो है विज्ञान के करैक्टर ज़्यादा हैं, इसलिए इन विषयों को साइंटिफिक शास्त्र कहा गया। राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है। इसके पक्ष में कुछ राजनीतिक चिंतक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी विज्ञान के गुण हैं, विज्ञान का स्वभाव है। वैसा स्वभाव तो नहीं है जैसा फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है। जैसे मैथ में 2+2=4 है, हर जगह है, लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा नहीं। राजनीति विज्ञान का मैथ जो अलग प्रकार का है, जैसे कि अमेरिका अकेला जो है विश्व के अन्य राष्ट्रों पर भारी है। 1 इज ग्रेटर देन ऑल यूएनओ मेंबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है विज्ञान नहीं है, लेकिन विज्ञान है। इसके पक्ष में जो है बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं। वैसा शुद्ध विज्ञान तो नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है इसमें विज्ञान के चरित्र पाए जाते हैं, जैसे कि क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान। जैसे किसी भी शास्त्र में जहाँ क्रमबद्ध अध्ययन है, जहाँ व्यवस्थित ज्ञान है, पूरा का पूरा उस विषय का ज्ञान है, सिस्टमेटिकली ढंग से उसको अध्ययन विश्लेषण किया गया है, तथ्यों का पहले इकट्ठे किए गए हैं, फिर उसका अध्ययन किया गया है, उसके बाद विश्लेषण किया गया है, फिर निष्कर्ष निकाला गया है, उसके बाद भविष्यवाणी की। तो राजनीति विज्ञान में भी बहुत सारे कंसेप्ट का अध्ययन होता है। उसमें सरकार के 3 अंग ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है। ये कंसेप्ट जो है इनका डिटेल स्टडी किया गया है और विश्व का हर राष्ट्र मानता है, कोई भी राष्ट्र इनके विपक्ष में नहीं। यानी राजनीति विज्ञान को अरस्तु ने कहा है कि एक मास्टर साइंस है, सर्वोच्च विज्ञान, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर विज्ञान के हैं। सरकार के 3 अंग जो है विश्व के हर देश में मिलेंगे। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, इसमें जो सर्वमान्य सिद्धांत होना वो भी जो है विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चरित्र है। और राजनीति विज्ञान में कुछ सर्वमान्य सिद्धांत पाए जाते हैं, जैसे मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्राचीन काल में ये तीनों जो है राजा में समाहित थे, लेकिन वर्तमान समय में विधान पालिका अलग है, कार्यपालिका उससे अलग है और न्यायपालिका इन दोनों से अलग है। तीनों अलग अलग अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो शक्ति पृथक्करण लगभग दुनिया के हर देश के पॉलिटिकल सिस्टम में, इस आधार पर मान सकते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है एक विज्ञान का करैक्टर रखता है। राजनीति विज्ञान में कार्य कारण संबंध है, इसलिए इस शास्त्र को विज्ञान माना जा सकता है। कार्य कारण क्या है कि एक कोई भी घटना घट रही है, उसके पीछे जो कारण है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें समान दिखाई देंगे। जैसे लगभग 2400 साल पहले अरस्तु ने कहा था कि असमानता क्रांति की जननी है, और विश्व में जहाँ जहाँ असमानता होगी वहाँ क्रांति देर सबेर स्वाभाविक है। तो चाहे रूसी क्रांति हो, फ्रांसीसी क्रांति हो, भारत का इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो, ये सभी क्रांतियाँ, इन सब में हमें एक कारण दिखाई देता है, वह असमानता।
चाहे अपने देश के लोगों के द्वारा असमानता फैलाई गई हो या विदेशी लोगों के द्वारा असमानता उत्पन्न की गई हो, लेकिन असमानता का देर सवेर जो है हमेशा विरोध होता है और एक बड़ी क्रांति होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और जहाँ आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, कंसेप्ट को थ्योरी में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस शास्त्र को हम विज्ञान कहते हैं। और राजनीति विज्ञान में ऐसा है, हर देश में पॉलिटिकल बिहेवियर जो वोटिंग बिहेवियर उसका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले 1813 फ्रांस में इसका अध्ययन किया गया, उसके बाद विश्व के दूसरे देशों में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया जाने लगा। मतदान व्यवहार का अध्ययन मतदान से पूर्व भी और मतदान के बाद भी सर्वे किया जाता है। हर देश में, भारत में भी सर्वे किया जाता है। चुनाव पूर्व सर्वे होते हैं, चुनाव के समय सर्वे, चुनाव के बाद सर्वे होते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिलेंगे, या अलग अलग इसमें कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। रिलीजन के आधार पर कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, एज के आधार पर कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, कैटेगरी के आधार पर कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, एजुकेटेड और इलिटरेट के आधार पर किया जा सकता है, रूरल अर्बन के आधार पर किया जा सकता है। बहुत सारे जो वेरिएबल हैं जिनके आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति विशेष पॉलिटिकल पार्टी या विशेष कैंडिडेट को क्यों मतदान करता है, उसके कौन कौन से कारण रहे। इसलिए इस साइंटिफिक अध्ययन के कारण राजनीति शास्त्र को विज्ञान कहा जाता है। राजनीति शास्त्र में भी जो है प्रयोग संभव है। राजनीति शास्त्र में जिस तरह से फिजिक्स के अंदर प्रयोग करके देखे जाते हैं, केमिस्ट्री में प्रयोग करके देखे जाते हैं, बायोलॉजी में, मैथ में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वैसे ही राजनीति विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि वो प्रयोग इतने शुद्ध नहीं होते जितने कि अन्य प्राकृतिक विज्ञान में। जैसे भारत के हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, भारत में अगर प्रधानमंत्री नेहरू का कार्यकाल देखें तो 1947 से लेकर 1964 तक उन्होंने पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया, सरकारी उपक्रमों पर ज़्यादा खर्च किया। लेकिन 1990 के आते आते भारत में एलपीजी की नीति अपनाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 90 के दशक में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे और वो एलपीजी लेके। अब 1990 से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रयोग किया गया कि निजी क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, सरकारी उपक्रमों पर कम किया गया, सरकारी उपक्रम जो घाटे में चल रहे थे उनका निजीकरण किया गया, लिबरलाइजेशन किया गया, वैश्वीकरण किया गया, भारत के बाजार सारी दुनिया के लिए खोल दिए गए, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। तो राजनीति विज्ञान में ये एक प्रयोग किया गया, पहले पब्लिक सेक्टर को, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को। तो राजनीति विज्ञान में प्रयोग किए जा सकते हैं। हर पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर अपने अपने तरीके से अध्ययन करता है, प्रयोग करके देखता है। कुछ राजनीतिक विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी संभव है। जिस तरह से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में भविष्यवाणी की जा सकती है, साइंटिफिक तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, वैसे ही राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है। हालांकि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी उतनी सिद्ध नहीं होती। जैसे मौसम विज्ञान में भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं होती। कई बार मौसम विज्ञान कहता है कि फला क्षेत्र में जो है हवा के दबाव के कारण या अन्य प्राकृतिक स्थितियों के कारण बहुत तेज बारिश, ओले या तेज आंधी आने की संभावना है, लेकिन उस क्षेत्र में नहीं आता, और फिर भी मौसम विज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो राजनीति विज्ञान भी ठीक इसी तरह का विज्ञान है। जरूरी नहीं कि हर बार उसकी भविष्यवाणी सिद्ध। कुछ एक भविष्यवाणी है जो बिल्कुल सत्य सिद्ध होती है कि राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ने की संभावना है। एक बार जो व्यक्ति जिस राजनीतिक पद पर पहुंच गया, वो व्यक्ति दोबारा जो है उस राजनीतिक पद से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। एक बार जो व्यक्ति पंच बन गया, वो
ब्लॉक समिति का मेंबर, फिर जिला परिषद का, फिर उसके बाद एमएलए, फिर एमपी बनने की कोशिश करेगा। ये नहीं है कि कोई एमपी बन गया और फिर सरपंच बन जाए या पंच बन जाए। राजनीति में हमेशा व्यक्ति आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। राजनीति विज्ञान में चुनाव को लेकर भी भविष्यवाणी की जाती है और कई बार अक्सर सिद्ध होती है, कई बार उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। निश्चित तौर पर यह तो नहीं बताया जा सकता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन मोटे तौर पर बताया जा सकता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आगे रहेगी या सरकार के नजदीक है। यह नहीं बताया जा सकता कि कोई एमएलए एमपी किसी विधानसभा में एक्चुअल कितने मत प्राप्त करेगा, लेकिन राजनीति विज्ञान ये भविष्यवाणी करता है कि 1 नंबर पर कौन सा कैंडिडेट रहेगा, 2 नंबर पर कौन सा रहेगा, या जीत की संभावना किस कैंडिडेट की है, किस पॉलिटिकल पार्टी की है। एग्जैक्ट वोट नहीं बताए जा सकते, लेकिन जीत की संभावना बताई जा सकती है। इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा जा सकता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विज्ञान होने के पक्ष में इसके पास जो तर्क है वो नहीं है, तथ्य नहीं है, आंकड़े नहीं है, या विज्ञान के कैरेक्टर नहीं है जिसमें सामान्यीकरण हो, तथ्यों का अध्ययन हो, विश्लेषण हो, कार्य कारण संबंध हो, प्रयोग हो, निष्कर्ष हो, भविष्यवाणी। ये चीजें राजनीति विज्ञान में नहीं है। सबसे पहला कि सामान्यीकरण नहीं है, जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? राजनीति विज्ञान में जनरलाइजेशन इसलिए नहीं किया जा सकता कि ह्यूमन बीइंग जो है, मनुष्य है, वो राजनीति विज्ञान की लेबोरेटरी है और मानव जो स्वभाव हमेशा बदलता रहता है, उस पर जो रिसर्च करेंगे वो भी बदलती रहेगी। कैसे उसको शुद्ध कहा जा सकता है? राजनीति विज्ञान में जो कंसेप्ट है, चाहे राज्य का हो, सरकार का हो, मानव के राजनीतिक व्यवहार का हो, इन सब की नेचर बदलती है। इन सब की नेचर को लेकर के हर देश में एक ही प्रकार की धारणा नहीं है। जैसे राज्य को लेकर के कुछ जो है समाजवादी राज्य को, कुछ कल्याणकारी राज्य को, कुछ पूंजीवादी राज्य को, कुछ उदारवादी राज्य को, कुछ साम्यवादी राज्य को मानते हैं। विश्व के हर देश में अपना पॉलिटिकल सिस्टम है और अपने अपने तरीके से उसको सही ठहराता है। रशिया में साम्यवाद है, चाइना में साम्यवाद है, अमेरिका में डेमोक्रेसी है, भारत में डेमोक्रेसी है और कुछ देशों में सर्वाधिकार। सरकार के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इंग्लैंड में राजतंत्र प्रणाली है और दूसरे देशों में अलग अलग प्रकार की, कहीं पर सैन्य शासन प्रणाली है, कहीं पर अधिनायकवादी है, कहीं पर कुलीन तंत्र है। सरकार के स्वरूप अलग अलग है, सरकार के प्रकार जो है पूरे विश्व में एक तरह के नहीं है और ना ही विश्व के सभी पॉलिटिकल साइंटिस्ट मानते हैं कि केवल सरकार का ये स्वरूप, ये प्रकार ही उत्तम है। मानव के राजनीतिक व्यवहार को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, चाहे लोकतांत्रिक देश हो या राजतंत्रात्मक देश हो या अधिनायकवादी शासन प्रणाली हो या कुलीन तंत्र की शासन प्रणाली हो। हर प्रकार की प्रणाली में जो अलग अलग कैरेक्टर है। कई देशों में लोकतंत्र में भी हर व्यक्ति का विकास नहीं होता और कई देशों में राजतंत्र में भी हर व्यक्ति का विकास होता। तो राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के बारे में विश्व के सभी पॉलिटिकल साइंटिस्ट की अलग अलग धारणाएं, अलग अलग दृष्टिकोण है। इसलिए इसको सामान्यीकरण न होने के कारण विज्ञान नहीं माना जा सकता। कार्य कारण संबंध वैसे सामान्य नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हर देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। एक ही कार्य को लेकर के अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। जैसे भारत और विदेशों में क्रांति का अध्ययन करें तो अलग अलग प्रकार की, रूस में जार की क्रांति है, फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति है, अमेरिका में वहाँ के उपनिवेशों का ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह, भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांति। इन सभी देशों में क्रांति के अलग अलग कारण रहे हैं, सभी का एक कारण नहीं रहा और हर देश में जो घटनाएं घट रही हैं उनके पीछे कोई एक कारण नहीं।
अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज डिक्टेटरशिप होने के कारण विकास कर रही हैं और कुछ कंट्रीज जो है डेमोक्रेसी होने के बाद भी वो विकास नहीं कर रही। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है जितनी भी राजनीतिक घटनाएं घट रही है उसके पीछे एक कारण नहीं है, अनेक प्रकार के कारण है। किसी भी देश में तख्ता पलट होता है तो जरूरी नहीं है कि जो जनता का ही विद्रोह, किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी रोल हो सकता है। राजनीति विज्ञान में प्रयोग का अभाव है। राजनीति विज्ञान में ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते जैसे फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में जो प्रयोग किए जाते हैं वो भौतिक पदार्थों पर किए जाते हैं, लेबोरेटरी में किए जाते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान में मनुष्य प्रयोगशाला है। एक मनुष्य किसी एक क्षेत्र के लिए, किसी देश के लिए हितकारी हो सकता है, लेकिन दुनिया के लिए वो अहितकारी भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति सभी के लिए अच्छा हो। तो राजनीति विज्ञान जो है उसे मनुष्य प्रयोगशाला है और मनुष्य का स्वभाव निरंतर परिवर्तनशील है। एक व्यक्ति सुबह ए पार्टी को समर्थन देता है, दोपहर को बी पार्टी को समर्थन देता है, शाम आते आते सी पार्टी को समर्थन देता है। उसके ऊपर क्या रिसर्च की जाए? या हम जैसे वोटिंग बिहेवियर को लेकर रखे, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं राजनीति विज्ञान में, हर देश का अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, हर देश की अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्कृतियां हैं और उनके अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर भी स्टेट वाइज पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक स्थितियां अलग अलग प्रकार की हैं। और एक राज्य में किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, किसी पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो प्रयोग किया गया है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे राज्य में भी सफल हो। दूसरे राज्य में दूसरे तरह की स्थितियां होती हैं और वो फार्मूला सूत्र वहां जाकर के कामयाब नहीं होता। राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव है, इसलिए राजनीति विज्ञान को लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। राजनीति विज्ञान में कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। इंग्लैंड में राजतंत्र है, जापान में, थाईलैंड में, भारत में, पाकिस्तान में संसदीय प्रजातंत्र है, अमेरिका में लोकतंत्र है, चाइना वन पार्टी सिस्टम है, रसिया वन पार्टी सिस्टम है, साम्यवाद है। कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है कि दुनिया में ये शासन प्रणाली सर्वोत्तम है और अन्य शासन प्रणालियों को छोड़ दिया जाए। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का समर्थन किया है। भारत के बहुत सारे राजनीतिक विद्वानों ने लोकतंत्र का समर्थन किया है, लेकिन कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ से तुंग और भारत में एमएन राय, दांगे, हरकिशन सिंह सुरजीत, बहुत सारे ऐसे चिंतक हुए हैं जिन्होंने साम्यवादी प्रणाली में हर व्यक्ति का कल्याण ढूंढा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जा सकता। राजनीति विज्ञान को इसलिए विज्ञान नहीं माना जा सकता क्योंकि राजनीति विज्ञान में मूल्य युक्त अध्ययन किया जाता है। मूल्य युक्त का मतलब मूल्यों का समावेश है। मूल्य व्यक्ति के आचार, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का विश्वास, व्यक्ति की मान्यताएं, व्यक्ति का पूर्वाधिकार, इन सब का अध्ययन में समावेश होता है। राजनीति विज्ञान को मूल्य मुक्त अध्ययन नहीं माना जा सकता, क्योंकि अध्ययन जो है वो मनुष्य के स्वभाव पर किया जाता है और मनुष्य अपनी देश काल की परिस्थितियों से अवश्य प्रभावित होता है। अब भारत की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए किसी भारतीय नागरिक को कहा जाता है, तो उस भारतीय नागरिक के व्यक्तिगत मूल्य, व्यक्तिगत विश्वास, व्यक्तिगत भावनाएं, व्यक्तिगत मान्यताएं, दृष्टिकोण का अवश्य ही प्रभाव होगा। और वही व्यक्ति जब अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेगा तो दूसरे तरीके से अध्ययन करेगा।
तो राजनीति विज्ञान में जितने अध्ययन किए जाते हैं, व्यक्ति जो है अपने देश काल, अपने समय, अपनी जो आसपास की जो परिस्थिति हैं उनको ध्यान में रख कर उनका प्रभाव अध्ययन पर अवश्य पड़ता है, और इससे मूल्य मुक्त अध्ययन नहीं हो पाता। और जब तक मूल्य मुक्त अध्ययन नहीं हो सकता तब तक उसको विज्ञान नहीं माना जा सकता। जब तक व्यक्तिगत मूल्यों का समावेश है वो अध्ययन एक्यूरेट नहीं होता, शुद्ध नहीं होता। इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जा सकता। राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं। जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भविष्यवाणी की जा सकती है, पदार्थ पर की जाती है और एक्यूरेसी होती है, वैसी भविष्यवाणी राजनीति विज्ञान में नहीं है। जैसे 2400 साल पहले प्लेटो ने आदर्श राज्य की मांग की थी कि आइडियल स्टेट होना चाहिए, दार्शनिक राजा होने चाहिए, आयु 55 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन आज तक दुनिया में कोई आदर्श राज्य दिखाई नहीं देता। किसी भी राज्य के आदर्श होने के गुण हमें दिखाई नहीं देते। कार्ल मार्क्स ने भी 1900 के आसपास कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब दुनिया क्लास लेस और स्टेट लेस हो जाएगी। ना तो दुनिया में राज्य रहेगा, ना दुनिया में वर्ग रहेगा। लेकिन आज तो कितने वर्षों के बाद भी कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन और भारत के कितने साम्यवादी चिंतक आए, लेकिन विश्व के हर देश में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर क्लास, अमीर भी है, गरीब भी है, मध्यम वर्ग भी है। स्टेट भी दुनिया में हर जगह है, चाहे वो भारत के रूप में हो, रशिया के रूप में हो, अमेरिका के रूप में हो। राज्य और जो क्लास है वो समाप्त नहीं। भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं होती। तो इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। राजनीति विज्ञान को निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में कला और विज्ञान दोनों का संगम है। मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीति विज्ञान एक कला है। कला क्यों है? क्योंकि यह मनुष्य के जीवन को उन्नत बनाती है। मनुष्य के जन्म से लेकर के उसके अंतिम समय तक हर प्रकार से राजनीति विज्ञान का योगदान रहता है। हर जरूरतों को पूरा करता है, ऊपर उठाने में, आगे बढ़ाने में। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान भी है। विज्ञान क्यों है? कि साइंटिफिक स्टडी है जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता का पालन किया और ये सबके लिए बराबर होता है। धर्मनिरपेक्षता का भारत में सिद्धांत है, वो सबके लिए बराबर है। स्वतंत्रता का अधिकार सबके लिए बराबर है, कोई इसमें जाति, भाषा, धर्म नहीं है। समानता का अधिकार दिया गया है। ये सारे विज्ञान पर ही आधारित है। किसी व्यक्ति विशेष को विशेषाधिकार नहीं दिए गए। तो राजनीति विज्ञान कला और विज्ञान दोनों का संगम है। राजनीति विज्ञान में लगातार वैज्ञानिक अध्ययन किए जा रहे हैं। लेटेस्ट जो साइंटिस्ट है जैसे हराल्ड लास्की के ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, डेविड स्टन का व्यवहारवाद है, हंस मार्गेंथो का रियलिस्टिक थ्योरी है, मोर्टन कैपलान की सिस्टम अप्रोच है। ये सारी अप्रोचेज जो है लगातार वैज्ञानिक अध्ययन की ओर है। और इस विषय के जो राजनीतिक चिंतक है, राजनीतिक अध्ययन शास्त्री है, वैज्ञानिक है, वो लगातार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन कर रहे हैं और प्रयास किए जा रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा जो है विज्ञान के करैक्टर दिखाई दें। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका अध्ययन अध्यापन किया जाए, वैज्ञानिक दृष्टि से इसके तथ्य जो है कलेक्शन किए जाएं, तथ्यों का संग्रह किया जाए, उनका अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। उसमें किसी प्रकार से व्यक्तिगत मूल्यों का समावेश न हो, मूल्य मुक्त अध्ययन किया जाए, तभी इसमें निष्कर्ष भी एक्यूरेट हो सकते हैं। राजनीति विज्ञान को लगातार जो है मानव कल्याण के लिए प्रयोग करने पर प्रयास चल रही है। मनुष्य का कल्याण कैसे हो, जिसमें किसी जाति, भाषा, धर्म, नक्षत्र, लिंग, गोत्र, राष्ट्रीयता की बाउंड्री या संकीर्णता पूरी तरह से समाप्त हो। और यही कारण है कि पूरे वर्ल्ड में यूएनओ की जो 16 एजेंसीज हैं, अंकटाड, यूनिसेफ, WHO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी एजेंसियां किसी एक देश के नागरिकों के कल्याण के लिए नहीं है। विश्व के हर देश में इन
स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की ब्रांच है। और जहाँ पर भी लगता है कि गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, अपंगता है, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी चुनौतियाँ हैं, दिव्यांगों की चुनौतियाँ हैं, शरणार्थियों की समस्याएं हैं, गरीबी की समस्या है, अशिक्षा की चुनौतियाँ, इनको दूर करने के लिए ये सभी संस्थाएं राष्ट्रीय सीमाओं से पार जा कर के मानवता के कल्याण में कार्य कर रही है। और यूएनओ में जितना सचिवालय में स्टाफ करता है उसके लिए बाकायदा जो है निर्देश दिए जाते हैं कि राष्ट्र की सीमाओं से पार जा कर के वो अपना स्टैंड लें। और बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में, जो राष्ट्र की सीमाओं से पार जा कर के मानवता के पक्ष में अपना निर्णय देते हैं, अपना योगदान देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों का संगम है, लगातार वैज्ञानिक अध्ययन की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो है इसका प्राइमरी ध्येय क्या है कि पूरी विश्व में मनुष्य जो है खुशहाल रहे, मनुष्य शांति से रहे, और मनुष्य केवल अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के मनुष्यों के सुखों के लिए, कल्याण के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए इसी तरह से कार्य करता रहे आगे बढ़े। तो आज का हमारा ये लेक्चर था, राजनीति विज्ञान एक कला है या विज्ञान है, इसके बारे में। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।